प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 50 को देख रहे हैं, जो कि 2 नवंबर 2020 के लिए है। और जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है हमारा चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और इस चैप्टर की आज हम वर्कशीट नंबर 2 देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों इसकी वर्कशीट नंबर 1 देखी थी और इसमें हम देखेंगे कि आनुवांशिकता के जनक जो हैं, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने क्या योगदान दिया है इस क्षेत्र में। और उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था अपने जो भी उनका प्रयोग था उसको दर्शाने के लिए। तो क्यों उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव किया था, तो इसके बारे में आज की वर्कशीट में हम विस्तार से जानेंगे। तो आओ हम अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आनुवांशिकता, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था बच्चों। क्या है आनुवांशिकता? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। यह हमने पीछे भी देखा था कि एक पीढ़ी से जो लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी तक उन लक्षणों का जाना, वंशगत होना, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का या अभिकल्पना का होना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो संतान होती है वो कैसी होती है, वो उनके शरीर का जो डिज़ाइन होता है वो उनके माता पिता जैसा ही होता है। इसके कहने का ये मतलब है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी ही होगी, अगर कुत्ते की संतान है तो वो कुत्ते जैसी होगी। यानी कि जो एक शारीरिक संरचना होती है, डिज़ाइन होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? वंशगत होती है। और ये हमारे जैव प्रक्रम का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। ठीक है। अब यहाँ है क्या है? आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशगत होते हैं। और ऐसा क्या होता है? आनुवंशिकता के नियम के कारण होता है। यह हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, आपके दिया हुआ है वंशगति लक्षण। क्या होते हैं वंशागति लक्षण? तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। अब क्या है वंशागति लक्षण? अब ये कहा जा रहा है कि जो मनुष्य, अगर हम मानव के शिशु की बात करें तो उनमें वो सारे लक्षण होते हैं जो कि उनके माता पिता में थे, लेकिन फिर भी क्या वो अपने माता पिता जो उनके जनक हैं, क्या वो उनके जैसे बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी दिखाई देते हैं? तो नहीं, उनमें भी क्या होती है? विभिन्नता होती है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि विभिन्नता क्या होती है। तो एक ही स्पीसीज में जो उन बिल्कुल वो कार्बन कॉपी नहीं होती, एक ही स्पीसीज के लक्षण जो भिन्न भिन्न होते हैं, वही सब हमने विभिन्नता के बारे में जाना था। तो यहाँ एक एग्जाम्पल भी आपके दिया हुआ है बच्चों कि देखो, जुड़ी हुई जो कर्णपाली होती है, यानी कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि नीचे का जो ईयर लोब होता है वो हटा हुआ सा होता है और कुछ में जुड़ा हुआ होता है। तो जिनका जुड़ा हुआ है उनको हम बोलेंगे जुड़े कर्णपाली, और जिनका हटा हुआ है उनको हम बोलेंगे स्वतंत्र कर्णपाली। तो ये मानव समष्टि में, यानी कि मनुष्य के पॉपुलेशन में आपने देखा है कि ये दो परिवर्त हैं, एक जुड़ा हुआ कान और एक हटा हुआ जो नीचे वाला ईयर लोब है वो। तो ये क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? दो परिवर्त हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पहले ही बता दिया था बेटे कि आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आप इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है लक्षणों की वंशागति के नियम क्या हैं, हेरिडिटी के क्या क्या नियम हैं जो कि मेंडल ने दिए थे। ठीक है। तो मेंडल का योगदान, उन्होंने क्या कहा था? मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो लक्षणों के वंशागति का नियम यह कहता है कि जो शिशु है, जो संतान है, उसमें लक्षण जे किसके द्वारा लक्षण आते हैं? हमने पिछली वर्कशीट में जाना था क्रोमोसोम्स के, यानी जीन्स के द्वारा। तो ये जो लक्षण हैं वो माता और पिता से संतान में बराबर मात्रा में आते हैं। ये जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो संतान में, संतति में माता और पिता से आधे आधे आते हैं, यानी बराबर मात्रा में आते हैं।
इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। यानी संतान के जो हर लक्षण होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं, वो उनके डीएनए जो हैं, जो उस संतान में, उस संतति में जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण प्रभावित हो सकते हैं किससे? माता और पिता से जो प्राप्त है, माता और पिता के जो डीएनए हैं उनसे प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के डीएनए उस संतान में आए हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण जो हैं वो उस संतान की बिल्कुल या तो माता जैसी हो या पिता जैसी हो या उनके माता पिता जैसी हो। आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ लक्षण उनके अपने भी बन जाते हैं, तो इसी को तो हम विभिन्नता कहते हैं। तो और आगे आने वाली वर्कशीट में आप और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद मेंडल ने क्या कहा था कि इसीलिए अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। ऐसा मेंडल ने कहा था कि हर लक्षण के लिए हर संतति में, यानी कि प्रत्येक संतति में, संतान में 2 विकल्प होंगे। जैसे कि ऊंचाई के लिए या तो वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अगर हम रंग के लिए बोले तो या तो वो गोरा हो सकता है या काला हो सकता है। ऐसा मेंडल ने बोला था। लेकिन आप देखेंगे कि हर लक्षण के लिए किसी संतति में 2 ही विकल्प हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी हम बड़ी क्लास में जाकर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर मेंडल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम इसी को मानकर चलेंगे कि प्रत्येक लक्षण के लिए मेंडल ने क्या बोला था कि हर संतति में प्रत्येक लक्षण के 2 विकल्प होंगे। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि अनुवांशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे के चुनाव का कारण। तो अभी आपको बताया था कि मेंडल ने जो भी अनुवांशिकी पर अपने कार्य किए थे, जो उनका योगदान है, वो मटर के पौधे पर उन्होंने अपने कार्य किए थे। क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया था? आप जो चीज़ यहाँ एक और ध्यान रखने वाली है कि मटर के पौधे का क्या नाम है, तो ये देखो, इसका बोटैनिकल नेम है पाइसम सेटिवम। आपको याद रखना है, इसको आप हिंदी में लिख लें चाहे, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे लक्षण यहाँ आपके बने हुए हैं, अभी पढ़ के बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जिन जिन लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि हर लक्षण के लिए क्या है, उनके पास 2 विकल्प हैं। ठीक है, अब क्यों इन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव किया था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत याद रखना है इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को ज़रूर याद रखना है। तो क्या है, सबसे पहले कि मटर के पौधे में उन्हें विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से यानी कि दिखाई देते हैं, ऊपर से ही वो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें बीज का आकार, तो बीज का आकार या तो मटर का गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है, ये दिखाई देता है। ठीक है, उसके दूसरा कि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, ये जल्दी जल्दी ये पौधे 2.5 से 3 महीने में ये पौधे बड़े होकर और फल इसमें लग जाते हैं, यानी पूरी तरह से पौधा परिपक्व हो जाता है। तीसरा है, इसमें सामान्यतः स्वपरागण होता है। आप जानते हैं स्वपरागण यानी कि एक ही जो फूल है, पौधे का फूल है, उसी में क्या होगा, उसके नर भाग और मादा भाग दोनों होंगे, तो उसी फूल में क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है लेकिन कृत्रिम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर परागण भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है वो ये है कि इसमें एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। आप जानते हैं कि मटर के पौधे में एक साथ बहुत सारे बीज होते हैं, यानी कि हम अपने एक साथ बहुत सारे बीज हैं तो हम और बहुत सारे पौधों को लगाकर या फिर उन सारे बीज को देखकर हम अपने अध्ययन को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने चुना था मटर के पौधे को। अब यहाँ देखो, उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षण देखे थे मटर के पौधे में। तो कौन कौन से हैं वो लक्षण? बीज का आकार या तो वो गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। अभी आपके यहाँ दिया हुआ है प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। आगे वाली वर्कशीट में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। देखो, जो प्रभावी विशेषक होते हैं, आप देखेंगे कि इनका एक F1 संतति होते हैं। तो F1 संतति में इस चीज़ को आप अगली वर्कशीट में अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको बस इतना बता दूं कि F1 संतति में जो लक्षण दिखाई
देंगे वो लक्षण होंगे प्रभावी विशेषक, और जो लक्षण F1 संतति में नहीं दिखाई देंगे वो होंगे अप्रभावी विशेषक। तो अभी आप इतना ही याद रखोगे। दूसरा क्या है, बीज का रंग या तो वो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है, फूल का रंग या तो बैंगनी हो सकता है या फिर सफ़ेद हो सकता है। अब हम देखेंगे फूल की स्थिति। तो फूल या तो अक्षीय हो सकता है या फिर अंत्य हो सकता है, यानी कि एक्सिस पे हो सकता है, या फिर टर्मिनल यानी कि हर शाखा के हर डाल के अंत में हो सकता है। उसके बाद है पांचवा दिया हुआ है फली का आकार। तो फली या तो फूली हो सकती है या फिर सिकुड़ी हुई हो सकती है। फिर है फली का रंग, या फिर वो हरा हो सकता है या फिर पीला हो सकता है। उसके बाद आपके दिया हुआ है पौधे की ऊंचाई। तो यानी कि पौधा या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। ठीक है, आओ हम क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन बच्चों आपको ये जो 7 आपके दिए हुए हैं, ये विपर्यासी गुण जो दिए हुए हैं लक्षण, ये आपको याद रखने हैं मटर के। और वो कौन कौन से विपर्यासी लक्षण, तो वो भी याद रखने हैं आपको। आओ क्वेश्चंस को हम करते हैं बच्चों। तो पहला है अनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपके दिया हुआ है, सबसे पहली ही लाइन है आपकी दी हुई कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होना अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद बच्चे हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, अपना मटर के पौधे पर। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है कि इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखें। तो आप जानते हैं इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटिवम है। ठीक है, जो आपके ऊपर लिखा भी हुआ है बेटे, आपको दिखाया भी था, ये देखो ये है इसका वैज्ञानिक नाम। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 2 का 2 हो गया है ना। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो पहला परिवर्त तो हमारे दिया हुआ है क्या, तो ये देखो हमारा पहला है स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बेटे कि कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो हमने यहाँ देखा है कि क्यों चुना था उन्होंने मटर के पौधे को। तो सबसे पहले ये पहला, क्योंकि मटर के पौधे में स्थूल रूप से हमें विपर्यासी लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, इनमें सामान्यतः स्वपरागण होता है। और चौथा, एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बन जाते हैं। तो ये चारों जो हैं वो क्या हो गया, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। बेटे इस तरीके से आज आपकी वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।